हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हम लोग खिलजी वंश पढ़ना शुरू किए थे। उसी में आज हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके पहले खिलजी वंश पर एक वीडियो आ चुका है और उसमें हमने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करता है कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है यही अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है काड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में था, और सत्ता हथिया लेता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा ही था, इतना याद रखना, पुत्र नहीं था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग शुरू होता है इसी के शासनकाल से, यानी अब धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होगा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार अलाउद्दीन के समय से शुरू होता है। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल एक निर्णायक मोड़ था, जहाँ उनके पूर्ववर्ती बलबन ने सल्तनत की नींव को मजबूत किया। वहीं अलाउद्दीन के समय में सल्तनत ने साम्राज्यवादी विस्तार का एक नया अध्याय शुरू किया। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो बलबन था उसने सल्तनत की नींव मजबूत की थी, शासन को मजबूत बनाया था। शासक या जो सुल्तान होता है उसकी पद और प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को, सम्मान को बढ़ाया था। वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? साम्राज्य का विस्तार करता है। इस कालखंड में न केवल सैन्य विजय हुई बल्कि प्रशासनिक सुधार और आर्थिक नीतियों ने भी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास भी किए। तो ये अलाउद्दीन था जिसने क्या किया? साम्राज्यवादी नीति अपनाया और पूरे एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा और उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी किया। सुल्तान बनने की यात्रा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो मूल नाम इसका था अली गुरसास्प। ये नाम याद रखिए, पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प। और 1290 ईस्वी में इसको अमीर तुजुक नियुक्त किया गया था। फिर 1290 में ही ये जो है अमीर तुजुक नियुक्त किया गया और 1296 में, यानी लगभग 6 साल बाद, किसकी हत्या कर देता है? अपने चाचा की हत्या कर देता है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है और शासक बन जाता है खुद। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी था, इलाहाबाद में है कड़ा मानिकपुर। महत्वाकांक्षी और कुशल सैन्य रणनीतिकार था। सत्ता की प्राप्ति। अलाउद्दीन ने राजनीतिक यात्रा कड़ा में शुरू की थी, जहां स्वयं को उसने सुल्तान घोषित किया था। यानी कड़ा में जब इसने अपने चाचा की हत्या की तो वहीं पर इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। यह एक साहसिक कदम था जो उसकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अंततः उन्होंने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में बलबन के प्रसिद्ध लाल महल में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। यह केवल एक भौतिक स्थल नहीं बल्कि सत्ता की निरंतरता और वैधता का प्रतीक था। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? दिल्ली के लाल महल में। और ये किसने बनवाया था? बलबन ने। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इतिहासकारों की राय। यहाँ पे स्टेनले लेनपूल कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का समुद्रगुप्त है। ये कई बार पूछा गया है कि सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। और ये किसने कहा? स्टेनले लेनपूल, ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने कहा है। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं समुद्रगुप्त भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को
अपने अधीन करता है, यानी वो भी साम्राज्यवादी था। और इधर इधर जो है अलाउद्दीन भी उत्तर और दक्षिण को जीतने का प्रयास करता है और सफल भी होता है। तो ये भी जो है साम्राज्यवादी था, इसलिए इसकी तुलना समुद्रगुप्त से लेनपूल के द्वारा की गई है। फिर वुल्जले हेग, ये भी एक इतिहासकार हैं। इनके अनुसार सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। तो ये उपलब्धियां उसकी विजय अभियानों और साम्राज्य विस्तार की व्यापकता को दर्शाती है। मंगोल आक्रमणों का सामना। मंगोल आक्रमण अब हम लोग देखेंगे। इसके शासनकाल में भी बहुत सारे मंगोल आक्रमणकारी आते हैं और आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को सबसे अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये बात याद रखिएगा। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये आक्रमण मध्य एशिया के शक्तिशाली मंगोल शासक दावा खां द्वारा आयोजित किए जाते थे, यानी मध्य एशिया में एक मंगोल शासक था दावा खां, वही जो है यहाँ पे मंगोल आक्रमणकारियों को भेजता था। अलाउद्दीन ने मंगोलों के विरुद्ध एक आक्रामक और रणनीतिक और एक निर्णायक नीति अपनाई जो रक्त और युद्ध पर आधारित थी। उन्होंने रक्षात्मक रणनीति के बजाय सक्रिय प्रतिरोध का मार्ग चुना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी, यानी सकारात्मक या रक्षात्मक रणनीति के बजाय सक्रिय प्रतिरोध का मार्ग चुना। मतलब स्वयं ये लोग आक्रमण करते थे, ऐसा नहीं कि बस जब मंगोल आक्रमणकारी हमला करें तो उससे बचाव करें या रक्षा करें, ऐसा नहीं था। स्वयं भी आक्रमण करते थे अलाउद्दीन की सेना। तो अब इसमें जो है कुछ मंगोल आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 1299 में कीली का युद्ध हुआ था। जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, जफ़र खां जो था ये अलाउद्दीन का सेनापति था और ये मंगोलों से लड़ता था। कीली के मैदान में भीषण युद्ध के दौरान जफ़र खां वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। कई बार पूछा जाता है कि मंगोलों से लड़कर मारा जाने वाला अलाउद्दीन का सेनापति का नाम क्या था? तो जफ़र खां था। उन्हें युग का हीरो और रुस्तम की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु पर अलाउद्दीन की टिप्पणी क्या थी? बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया। उनके व्यक्तित्व की जटिलता को दर्शाती है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तो कीली का युद्ध 1299 में मंगोलों और जफ़र खां के बीच हुआ, जिसमें जफ़र खां मारा गया। 1303 में तारगी का घेरा। ये तारगी जो था ये मंगोल आक्रमणकारी था। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे कठिन परीक्षा थी। मंगोल सेनापति तारगी ने 2 महीने तक दिल्ली को घेरे रखा। अंततः अलाउद्दीन को संधि करके मंगोलों को वापस भेजना पड़ा। यह वस्तुतः एक पराजय थी जिसने अलाउद्दीन को अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। फिर है 1304 ईस्वी में सीरी की स्थापना। तारगी के आक्रमण से सबक लेते हुए अलाउद्दीन ने 1304 में सीरी को अपनी नई राजधानी बनाई और मजबूत किलेबंदी की। यह निर्णय रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था। सीरी की स्थापना ने दिल्ली को भविष्य के मंगोल आक्रमणों से बेहतर सुरक्षा प्रदान की। तो सीरी की स्थापना किसने की है? सीरी जो है ये दिल्ली में ही है। ठीक है, सीरी का किला इसने बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1304 में सीरी की स्थापना की। मलिक नायक नामक एक हिंदू सेनापति था। इसने अलाउद्दीन की सेना में रहते हुए मंगोलों को निर्णायक पराजय दी और उस युग में सांप्रदायिक सद्भाव और योग्यता आधारित नियुक्तियों का उदाहरण था। गुजरात विजय साम्राज्य विस्तार की शुरुआत। 1299 ईस्वी में प्रथम बड़ा अभियान हुआ। ठीक है, ये पहला अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में, गुजरात का अभियान। याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा जाता है। गुजरात का अभियान था 1299 में। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम बड़ा सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध था।
उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापतियों उलूग खां और नुसरत खां को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा। तो गुजरात अभियान में नेतृत्व किसने किया था? दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, एक था उलूग खां, दूसरा था नुसरत खां। यह अभियान अंततः सफल रहा। गुजरात की समृद्ध राजधानी अहिनवाड़ पर आक्रमण करके लूट लिया गया। अहिनवाड़ा इसको बोलते हैं, कहीं कहीं अहिनवाड़ लिखा होता है, या इसको पाटन भी बोलते हैं। तो ये उस समय गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी ने लूटपाट मचाया। अब इसमें क्या है कि मुख्य उपलब्धियां इसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या रहीं? सबसे पहले यहाँ पे बघेल वंश का एक शासक शासन कर रहा था, कर्ण द्वितीय, या इसी को रायगढ़ बोलते हैं। इसकी पराजय हो गई रायगढ़ की, या जो कर्ण द्वितीय था, इसकी पराजय हुई और इसकी जो पत्नी थी कमला देवी, इनको बंदी बना लिया गया। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। यानी रणथंभौर वगैरह जाने के लिए गुजरात से ही होकर जाना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है कुल मिलाकर ये जानिए कि बघेल शासक रायगढ़ की पराजय हुई, वो भाग जाते हैं और कमला देवी को कैद कर लिया जाता है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। यानी गुजरात का समृद्धशाली क्षेत्र अब सल्तनत के अंतर्गत आ गया था। कमला देवी और राजनीतिक गठबंधन। अलाउद्दीन ने कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया और उन्हें मल्लिका जहां ने संसार की रानी की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की। तो ये भी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कमला देवी से विवाह कर लिया था और इनको मल्लिका जहां की उपाधि प्रदान की थी। यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि राजनीतिक रणनीति भी थी, जो स्थानीय शासकों के साथ संबंध स्थापित करने का माध्यम था। पराजित शासक कर्ण ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। यह घटना बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियानों का एक कारण बनी। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो कर्णदेव था, या जिसी को रायगढ़ कहते हैं, गुजरात का शासक जो था, ये पराजित होने के बाद अपनी बेटी देवल रानी, इसकी बेटी थी देवल देवी या देवल रानी, कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसके साथ जो है ये दक्षिण भारत भाग जाता है। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है और इसी से जो है अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होता है और बाद में दक्षिण अभियान करता है। तो उसका एक कारण माना जाता है यही, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का एक कारण ये भी था। देवगिरी में जो अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसका एक कारण ये माना जाता है क्योंकि देवगिरी के शासक ने रायगढ़ को शरण दिया था। अब यहीं से गुजरात के अभियान के समय ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथ एक असाधारण खोज लगती है। उस खोज का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर यहीं से मिलता है गुजरात अभियान के समय। गुजरात अभियान के दौरान खंभात से अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां ने एक दास को 1000 दिनार में खरीदा। ये मलिक काफूर जो था एक दास था, इसको 1000 में नुसरत खां ने खरीदा था खंभात से। यह दास मलिक काफूर था जो मूलतः हिंदू था, बलात इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। ये पहले हिंदू था मलिक काफूर, बाद में इस्लाम में परिवर्तित किया गया। मलिक काफूर को 1000 दिनारी की उपाधि इसी कारण मिली थी क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। यह खरीद दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि मलिक काफूर बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सर्वोच्च सेनापति बना। अलाउद्दीन ने उसे अपना मलिक नाइब यानी उपशासक बनाया और वजीर भी नियुक्त किया, जो उसकी क्षमता और विश्वसनीयता का प्रमाण था। तो पहला अभियान गुजरात का अभियान था जो आपने पढ़ लिया। अब दूसरा अभियान, गुजरात का अभियान जो था 1299 में हुआ। अब जो दूसरा प्रमुख अभियान है उत्तर भारत में वो है रणथंभौर का अभियान। ये एक महत्वपूर्ण अभियान था,
ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभियान होता है 1301 ईस्वी के आसपास। ठीक है। रणथंभौर का किला राजस्थान के सबसे मजबूत किलों में से एक था। अलाउद्दीन के लिए इसे जीतना केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी था। इस अभियान का मुख्य कारण क्या था? यहाँ के जो शासक हमीर देव थे, इन्होंने अलाउद्दीन से असंतुष्ट मंगोल सेनापतियों मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी था। ठीक है, ये दो मंगोल सेनापति थे, मोहम्मद शाह और केहबरू, नाम याद रखिएगा, केहबरू और मोहम्मद शाह, ये दो मंगोल सेनापति थे। इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दंडित किया था और निष्कासित कर दिया था अपने राज से। तो इन दोनों को क्या किया, रणथंभौर के शासक हमीर देव ने शरण दिया था। हमीर देव चौहान ने इनको क्या किया था, शरण दिया था। तो इससे जो है अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा हो गया था कि हमने जिनको निकाला, जिनको विद्रोही मान के बाहर किया, भगा दिया, उनको आप शरण दे रहे हैं। तो ये कारण था। अभियान की तैयारी, नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई। अमीर खुसरो भी इस युद्ध में शामिल था। तो याद रखिए, रणथंभौर के अभियान में अमीर खुसरो था, उलूग खां थे, नुसरत खां थे। घेराबंदी और युद्ध, किले की मजबूत किलेबंदी के कारण लंबी घेराबंदी की आवश्यकता हुई। नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये कई बार पूछा गया है कि नुसरत खां किस अभियान के दौरान मारा गया था। तो रणथंभौर अभियान के दौरान ही नुसरत खां मारा गया था, याद रखिएगा। विजय और परिणाम, हमीर के मंत्री रनमल और रतिपाल के विश्वासघात से 1301 ईस्वी में किला अंततः जीत लिया गया। तो ये हमीर देव के दो मंत्री थे, एक रतिपाल और एक रनमल, याद रखिए। हमीर देव जो रणथंभौर का शासक था, इसके दो मंत्री थे, रनमल और रतिपाल। इन्होंने विश्वासघात किया और ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जाकर मिल गए और इस कारण जो है इसको जीत लिया गया। ऐतिहासिक स्रोत, इस अभियान के बारे में दो महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों से उल्लेख मिलता है। एक तो हमीर रासो है, ये जोधराज द्वारा रचित है। हमीर रासो, यह ग्रंथ हमीर की वीरता और बलिदान का वर्णन करता है। जो हमीर देव थे उनके बारे में इसमें लिखा है। इसका नाम है हमीर रासो और लिखा किसने है, जोधराज। ठीक है। फिर दूसरा है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी ने इसको लिखा है, यह संस्कृत में लिखा गया है। फिर खजाइन उल फुतूह, यह अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है। यह फारसी भाषा में लिखा गया समकालीन विवरण है। तो खजाइन उल फुतूह, इसको कहते हैं विजयों का खजाना। खजाइन उल फुतूह में क्या किया गया है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन किया है। खजाइन उल फुतूह। ठीक है। वीरता और बलिदान, हमीर देव अपने भाई वीरम के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी रानी रंग देवी ने जौहर किया। तो ये जो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, ये अपने भाई वीरम के साथ युद्ध क्षेत्र में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। और इनकी जो पत्नी थी, हमीर देव की पत्नी रंग देवी, इन्होंने जौहर कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया। और ये फारसी साहित्य में जौहर का पहला प्रलेखित वर्णन है। रणथंभौर में जौहर एक ऐतिहासिक घटना। तो जौहर की परंपरा के बारे में थोड़ा देखते हैं। 1301 में रणथंभौर की विजय के समय हुआ था और जौहर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह फारसी साहित्य में जौहर का पहला दर्ज किया गया विवरण माना जाता है। यानी फारसी साहित्य अगर आप देखेंगे, फारसी ग्रंथों में देखेंगे तो सबसे पहला जौहर कौन सा दिखाया गया है, रणथंभौर का ही दिखाया गया है, जब रणथंभौर की रानी जौहर करती हैं। ठीक है, रंग देवी। तो ये पहला ऐतिहासिक विवरण माना जाता है। हमीर की रानी रंग देवी ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया। यह कृत्य उनकी गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था। उनका यह बलिदान राजपूत वीरता और आत्मसम्मान की परंपरा का प्रतीक बन गया।
अमीर खुसरो का विवरण। प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था। रणथंभौर के अभियान में अमीर खुसरो गया हुआ था स्वयं। उसने अपनी कृति तारीख ए अलाई, या जिसको खजाइन उल फुतूह कहते हैं, इसमें जौहर का विस्तार से वर्णन किया है। उनका यह समकालीन विवरण इस घटना की प्रामाणिकता को स्थापित करता है। बाकी ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। साहित्यिक महत्व इसका क्या है, तो भाई ये जो घटना थी, ये जो जौहर की प्रथम घटना थी, यह केवल सैन्य विजय का हिस्सा नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में महिलाओं के साहस और बलिदान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। फारसी साहित्य में इसका प्रथम उल्लेख होना इस घटना को विशेष दस्तावेजी महत्व देता है। इस जौहर की घटना ने भारतीय इतिहास में एक दुखद परंपरा की शुरुआत किया, जो बाद की शताब्दी में कई अन्य अवसरों पर दोहराई गई। यानी ये जो जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी, इसको बाद में कई अन्य राजाओं की रानियों ने दोहराया। यह राजपूत संस्कृति में सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने की तत्परता को दर्शाता है। रणथंभौर विजय की रणनीति और परिणाम, युद्ध की जटिलताएं। देखिए, अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। रणथंभौर का किला अपनी भौगोलिक स्थिति और वास्तुकला के कारण लगभग अभेद माना जाता था। अलाउद्दीन को इस किले को जीतने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये किला जो है प्राकृतिक दृष्टि से घिरा हुआ था। ठीक है, यानी रक्षा प्रणाली थी, प्राकृतिक रक्षा प्रणाली। हमीर की सेना भी बहुत कुशल थी। स्थानीय राजपूतों का समर्थन भी प्राप्त था हमीर को। लंबी घेराबंदी की आवश्यकता पड़ी अलाउद्दीन को ये किला जीतने में। घेराबंदी के दौरान अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापति नुसरत खां की मृत्यु हो गई, जो सुल्तान के लिए एक बड़ा झटका है। और विश्वासघात मैंने बताया ही, जो हमीर देव के दो सेनापति थे, मंत्री थे, रनमल और रतिपाल, इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया और इस कारण जो है जीत हासिल हुई। अब विजय का परिणाम क्या हुआ? राजस्थान में दिल्ली सल्तनत की सत्ता मजबूत हो गई। अन्य राजपूत शासकों को दिल्ली की शक्ति का संदेश मिला। व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण बढ़ गया। अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ये सब इसके परिणाम हुए रणथंभौर विजय के। ठीक है, रणथंभौर की विजय अलाउद्दीन के शासनकाल की एक निर्णायक घटना थी। यह न केवल सैन्य विजय थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी, जिसने अन्य राजपूतों को सल्तनत की अपार शक्ति का एहसास करा दिया। तो ये जो राजपूत थे रणथंभौर के, हमीरदेव, जब इनको पराजित कर दिया अलाउद्दीन की सेना ने, तो धीरे धीरे अन्य शक्तियाँ, जो राजपूत शक्तियाँ थीं, वो डर से आत्मसमर्पण करने लगीं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग चित्तौड़ का अभियान देखेंगे, मालवा का अभियान देखेंगे, बहुत सारे अभियान हैं भी। तो अभी उत्तर भारत के कई अभियान बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों को जीता, किन पर आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा, नोट्स भी ऐसे आपको मिलता रहेगा। ये सारे जो PDF हैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।